दर्शकों में इतने सारे लोगों को देख के एक मेरे लिए आश्चर्य की बात, सुखद आश्चर्य की बात है कि ये कहानी नहीं पुरानी जैसे विषय पे इतने लोगों को देखना, वो भी उस समय जब मालिनी अवस्थी जी बगल में गा रही हों, तो इसका मतलब है कि कहानी कभी पुरानी नहीं हो सकती। और शकील आजमी जी जैसा शायर भी हमारे बीच मौजूद है। बहुत सारे तो बंजा गली बनारस की जैसे गीतों को आपने सुना होगा। इस तरह के गीतों को रच के शकील आजमी साहब की अपनी मंच की भी शान है और फिल्मी दुनिया की भी शान है। मैं शैलेंद्र सागर जी, रजनी गुप्त जी और चंद्रशेखर वर्मा जी के माध्यम से मैं कहूँगा कि एक तरह से साहित्य के कथा जगत की लगभग 3 पीढ़ियों को मैं एक तरह से एक मंच पर उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे हम। मेरा सवाल शैलेंद्र जी से है, चूँकि साहित्य की सेवा किसी पुलिस अफसर के रूप में नहीं बल्कि साहित्य सेवी के रूप में उन्होंने साहित्य को जितना बढ़ाने की कोशिश की है, वह अपने आप में बड़ी बात है। कथाक्रम पत्रिका के माध्यम से न केवल वो रचनाकारों को जगह देते हैं बल्कि एक बड़ा सम्मान भी देते रहे। खुद बहुत सारी कथाओं के और रचनाओं के लेखक रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ये जो कहानी तत्व है, जो हजारों साल से मैं कह सकता हूँ या जब से मानव सभ्यता जन्मी, कहा जाता है कि हमारे वेद भी कहानियाँ सुनाने के दौरान, मतलब गीतों की शक्ल में ही जो बातें कही गई वही संकलित हुई और बाद में वेद के रूप में हुई। हमारे पूर्वजों ने किस्से कहानियाँ सुनाने की जो परंपरा डाली, मुझे लगता नहीं कि यहाँ कोई भी ऐसा होगा जिसने कहानी जीवन में नहीं सुनी हो। ये कहानी तत्व के अंदर ऐसा क्या है कि वह काल क्रम से भी परे चली जाती है? सबसे पहले धन्यवाद आज तक के लिए, इस निमंत्रण के लिए। जैसा कि आपने कहा, जो विषय भी है कि कहानी जो है पुरानी नहीं है, तो ये बात तो सही है कि जो साहित्य है उसका मुख्य सरोकार मनुष्य और मनुष्यता से है, और मनुष्य और मनुष्यता कभी पुरानी चीज़ नहीं होती, वो हमेशा ताज़ी ही रहती है। क्योंकि अगर इस समाज से, इस विधान से या हमारे अस्तित्व से मनुष्य और मनुष्यता खत्म हो जाए तब तो कुछ रहेगा ही नहीं फिर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहानी पुरानी नहीं होती, कहानी पुरानी भी होती है। और अगर हिंदी पे ही हम बात करें और विश्व कहानी के बारे में कोई विचार ना करें, हिंदी कहानी करीब 125 साल पुरानी है। इस 125 साल में भी कहानी ने बड़ी लंबी एक यात्रा तय की है। हमारी शुरुआत कहानी की, और जब मैं कहानी कह रहा हूँ उसमें कुछ उपन्यास को भी मैं शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि शुरुआत में हमारे हिंदी में ख़ास तौर से उपन्यास पर ही ज़्यादा लोगों का ध्यान था। तो एक अय्यारी के उपन्यास आप लोगों ने उसके सीरियल भी देखे हैं, देवकी नंदन खत्री के भूतनाथ संतति, उससे वो कहानी शुरू हुई। और उसके बाद फिर वो प्रेमचंद, तो उसी दौर में कुछ सामाजिक बुराइयों पर भी कहानियाँ लिखी गईं, स्त्री शिक्षा के ऊपर, सती प्रथा के ऊपर। और उसके बाद प्रेमचंद ने गांव समाज, उसकी कहानियाँ लिखी। धीरे धीरे कहानी फिर एक मनोवैज्ञानिक दौर में आई, जब जैनेन्द्र कुमार ने, इलाचंद जोशी, अग्गे ने कहानियाँ लिखी। और उसके बाद आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद नई कहानी शुरू हुई। हमारे कुछ लोगों ने नई कहानी कहकर एक गुट बनाया, और उसमें नयापन क्या था? उसमें नयापन था उसकी भाषा, उसका शिल्प और उसका विषय। लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि कहानी का जो कहानीपन है वो कभी पुराना नहीं होगा, और जब भी कहानी का कहानीपन पुराना होगा, कहानी विधा उससे धीरे धीरे मरने लगेगी। क्या बात है। तो इसलिए कहानी में कहानीपन बना रहना चाहिए। और आजकल कुछ प्रयोग इस तरह के किए जा रहे हैं हिंदी में भी,
जब कुछ नए तरह के शिल्प के साथ में कहानी लिखी जा रही है और उससे कहीं कहीं हमारी जो कहानी के कहानीपन है उसको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये जो विषय है कि कहानी कभी पुरानी नहीं होती, उसके जो विभिन्न एस्पेक्ट हैं वो यही हैं कि नंबर 1 कि वो मनुष्यता की कहानी है और उसके अंदर लोगों को कुछ देने की, कुछ शिक्षा भी देती है, कुछ समाज का एक चित्र भी प्रस्तुत करती है और इसके साथ साथ वो एक मनोरंजन भी है, उसमें कहानीपन भी है। जी रजनी जी, मेरा सवाल आपसे है। आप लंबे समय से अध्यापन, कहानीपन और संपादन सभी से जुड़ी हैं, कथाक्रम के साथ भी आपका जुड़ाव रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो तत्व कहानी का है जिसकी बात आपने कही और उपन्यास, मेरा आशय इस विषय से है कि कोई भी किस्सा किसी एक समय में राज कपूर जैसे फिल्मकार ने कहा था कि इस देश में भारत भूमि पर केवल एक ही कहानी है। एक राजा था जिसका नाम था राम, दूसरा पक्ष एक नायक था जिसका नाम था राम, एक खलनायक था जिसका नाम था रावण। उन दोनों के युद्ध की कहानी से बात खत्म होती है। सारी फिल्म इंडस्ट्री में यही तत्व है, नायक और खलनायक। आप इस विषय को, मेरा कहना यह है कि जो हमारी आज की पीढ़ी है और जो प्रेमचंद जी की समय की समस्याएं थी, अभी एक उपन्यास जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, शिवमूर्ति जी का उपन्यास है, वो जब पढ़ते हैं हम तो किसान समाज हमारा उसी जगह पे खड़ा दिखता है और उसकी कहानियां भी, माध्यम भले ही बदल जाए, कहानियां भी उसी तरह की दिखती हैं। आप उस बात को, इस बिंदु को किस रूप में देख रहे हैं कि बतौर कहानीकार क्या चयन करते समय आपके पास समाज का जो बदलाव होता है, आप पुरातन तंतुओं को कैसे जोड़ते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत ही रेलेवेंट है ये आज के दौर में। मुझे ऐसा लगता है कि कहानी पन के अलावा जो सबसे बड़ी चीज हिंदी कहानी में है, जो आप कह रहे हैं कि नायक खलनायक के अलावा ये कुछ जो जीवन है, जो आज का जीवन है और जो पुराना जीवन है, हम जब दोनों को देखते हैं तो सबसे बड़ा फर्क आता है कि जो दिनों दिन बदलती हुई मानव संवेदना है, रिश्तों की बदलती हुई परिभाषाएं हैं और जीवन जितनी तेजी से, तेज गति से बदल रहा है तो रिश्तों की जटिलताएं बदल रही हैं। तो आज हम नैतिक मूल्यों को, जो प्रेमचंद के जमाने में थे कि हम एक नायक और खलनायक की रचना करके और अंत में नायक को जिता देते थे, तो ये समय इतना आसान नहीं है। आज बहुत जटिल और बहुत ही विसंगतियों पूर्ण, विषमतापूर्ण समय है और हमारे जो किरदार आज के हैं, जीते जागते जो किरदार हैं, उनके व्यक्तित्व के जो अंतर विरोध हैं, जो विरोधाभास हैं, और खासतौर पर नई पीढ़ी आज हमारे सामने जो हजारों लाखों युवा वर्ग है और उनकी समस्याओं को जब हम देखते हैं, उनकी नौकरी की जुड़ी हुई समस्याओं को, और जो आज के जो बच्चे हैं, तो मेरे सामने साहित्य की भूमिका काफी बड़े रूप में आकार लेती है। मुझे लगता है कि हमें पुराने समय के जो कहानीपन है उसके साथ साथ आज के समय के व्यक्तित्व के अंतर विरोधों के रेशे रेशे पकड़ के आज के सच को दिखाना एक साहित्यकार का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी दायित्व है। हम आज के समय से आंखें फेर के केवल नैतिक मूल्यों का संवहन करने वाले साहित्य का सृजन नहीं कर सकते। जहां तक ग्रामीण चेतना की बात है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि आज हमारे गांव और कस्बे प्रेमचंद के जमाने के गांव और कस्बों से बहुत अलग हैं। हम कल्पना में सोच सकते हैं कि आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, लेकिन आज वो ग्राम्य जीवन आहा नहीं है। आज हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक के घर के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और हर एक के जीवन में चौतरफा संघर्ष और प्रतियोगिता बढ़ रही है। तो जो गांव है वो कस्बों में बदल रहे हैं, कस्बे छोटे शहरों में बदल रहे हैं और छोटे शहरों की संस्कृति महानगरीय संस्कृति से होड़ ले रही है। तो साहित्य के सामने ये चैलेंज है कि हमें बहुरंगी समय को बहुरंगी किरदारों के साथ
ना केवल पकड़ना है बल्कि जीते जागते समय को अपने साहित्य के जरिए उकेरना है। बहुत अच्छी बात, बहुत 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 धन्यवाद। आपने बहुत ही संतुलित ढंग से उत्तर दिया और मेरे लिए ये सुविधा उपस्थित किया कि मैं जब चंद्रशेखर वर्मा जी की तरफ बढ़ूं तो उनको मैं चूंकि परिचय में ही उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। चित्रलेखा जिन लोगों ने पढ़ा होगा या फिल्म के बारे में सुना होगा, उसकी शुरुआत जिस सवाल से होती है, और पाप, ये जो पाप और पुण्य का मसला है, जहां पर उन्होंने शुरू किया था और जिस आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्व के साथ वह उसकी निष्पत्ति पे पहुंचते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं, आपके सामने तो पीढ़ियों का की जिम्मेदारी है। उनके नाम का एक ऐसा मैं कहूँगा कि वह नाम और उनका काम साथ साथ चल रहा है और आप एकदम नए, एकदम युवाओं के साथ आपका जो संवाद है उनको प्रेरित करने से लेके और उनको समझाने का, आप इन सारे बिंदुओं को आज के समय में क्या ये सवाल बचा रह गया है अभी की और पाप? जी देखिए, पाप और पुण्य की जो परिभाषा है वो शायद थोड़ी बहुत बदली हो, लेकिन पाप और पुण्य आज भी अस्तित्व में है, ऐसा मेरा मानना है। और जो आपने बात कही थी कि राम और रावण वाली जो बात है, तो राम को हम पुण्य का सिंबल मान सकते हैं, रावण को पाप का सिंबल मान सकते हैं, तो वो तो चला ही आ रहा है। और आज मैं जब युवाओं को देखता हूं, उनके साथ बात करता हूं, तो मुझे एक रोज नई परिभाषा मिलती है पाप और पुण्य की। हम जहां तक सोच नहीं सकते कि पाप यहां तक जा सकता है, उसके एक कदम आगे जाके हमें पाप को देखने को मिल जाता है युवाओं के साथ। लेकिन इसके साथ साथ पुण्य भी वैसे ही बदल रहा है, वो भी अपना एक नया रूप रोज धारण कर रहा है। पुण्य की पहले परिभाषा जो हम लोग बचपन में समझते थे कि किसी की आपने मदद कर दी वो पुण्य हो गया, या आपने किसी को खाना खिला दिया वो पुण्य हो गया, आज अलग ही तरह के पुण्य की बात होने लगी है। और जो आपने एक बात कही जयप्रकाश जी, जो पीढ़ियों का दायित्व है, कभी कभी ये नुकसान पहुंचाता है, कभी कभी लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। मैं आपको सच बताऊं, जब मैं कभी कहीं पर संवाद करने जाता हूं या भाषण देने जाता हूं, तो ये बात मैं अंत में बताता हूं कि मैं किस परिवार से आया हूं, क्योंकि पहले बताने में लोग हो सकता है आपको जज करने लग जाएं। ये बात मैं बाद में बताता हूं, तो इसका थोड़ा बहुत नुकसान है, लेकिन फायदे ज्यादा हैं। फायदे ज्यादा हैं। आपको जब आप बताते हैं कि आप इस परिवार से आ रहे हैं, तो एक जो रेडीमेड जैसे होता है ना, पतंग को छुड़ैया मिल जाती है, तो मुझे वो मिल जाती है, उड़ना मुझे स्वयं पड़ता है। आप ये बताकर कि आप उनके पौत्र हैं, बहुत आगे तक नहीं जा सकते यदि आपके पास स्वयं कुछ ना हो करने को। क्या बात, बहुत अच्छी बात। यानी कि आपको स्वयं कुछ बनना पड़ेगा, आप केवल नाम से काम नहीं चला सकते। और ये बात राजनीति से लेके हर क्षेत्र में अभी दिख रही है, और शायद सृजन का यही मूल तत्व है कि ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है। मैं शैलेंद्र सागर जी से जानना चाहूँगा कि आज जो कथापन है, इस समय जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, उपन्यास भी इसमें शामिल माने, मैं कथा की जब बात कर रहा हूँ तो उसमें कविता का भी कुछ अंश मान सकता हूँ। जो खंड काव्य आ रहे हैं वो भी किसी न किसी कथा तत्व के साथ ही सामने आ रहे हैं, विधागत विभेद की बजाय। मेरा आशय ये है कि जो हमारा आज का समाज है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जो अपेक्षाएं हैं, उसका जो आदर्श है और उसकी जो विसंगति है, क्या हमारा कहानीकार उसको उसी निडरता से दर्ज कर पा रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण और सामयिक विषय है ये, और हम लोग अक्सर इस बारे में बात भी करते हैं। आपने जो विधाओं के बारे में बात कही थी, एक दो बातें उसके बारे में करके मैं आपकी दूसरे सवाल पे आऊँगा। कहा जाता है कि कोई कहानी बिना कविता की नहीं होती, और कोई कविता बिना कहानी के नहीं होती। और अब तो एक इस तरह का चलन भी शुरू हो गया है जिसको कहते हैं विधाओं की आवाजाही, कि किस विधा में आप लिख रहे हैं, किस विधा में वो छप रहा है, और फाइनली उसकी किस विधा में उसको मान्यता मिल रही है।
ऐसे दृष्टांत हम लोगों के सामने हैं। पुरस्कृत हो रहे हैं किसी और विधा में वो। बहरहाल ये एक अलग विषय है। जहाँ तक आज के समाज की या समाज का चित्रण है या समाज में जो कुछ है या जो आज का समाज साहित्य से अपेक्षा करता है वो किस हद तक उसको पूरा कर पा रहा है, ये बहुत ही एक विचारणीय प्रश्न है। और मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे आज जीवन बहुत जटिल होता जा रहा है, तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस है लाइफ में, बहुत विस्तार हुआ है क्षेत्रों का, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी हैं, लोगों की मानसिकता जो है बदली है, औद्योगिकरण हुआ है, भूमंडलीकरण हुआ है, पूरा दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया है। कहने का मतलब ये है कि समाज जो है उसमें इस तरह की नई नई जटिलताएं पैदा हो गई हैं और उसका इतना विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है जो शायद आज से 50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तरह तरह के जॉब्स हैं, ऐसे ऐसे जॉब्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की भी नौकरियां आगे चलकर होंगी। इस तरह की विविधता जो समाज में है, और जब जॉब होते हैं, जब इस तरह की विविधता होती है तो स्वाभाविक है कि लोगों की आकांक्षाएं भी ज़्यादा होती हैं। आज के युवा की जो आकांक्षाएं हैं वो हम लोगों की जो आकांक्षाएं थी उससे कहीं ज़्यादा हैं। वो बहुत दूर तक सोचते हैं और उनको ये भी मालूम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उनमें इतना आत्मविश्वास है, हम कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह का आत्मविश्वास मुझे ऐसा लगता है आज से 40-50 साल की पीढ़ी में नहीं था। कहने का आशय यह है मेरा कि बहुत एक नए तरह की दुनिया धीरे धीरे सामने आ रही है। उसमें बहुत वैरायटी है, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जटिलताएं भी हैं, उसमें तरह तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, तरह तरह के एफर्ट्स हैं और ऐसे क्षेत्र रोज़ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि पहले सोच ही नहीं गए थे। और अब एक नया चैलेंज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब क्षेत्रों में चुनौती दे रही है, साहित्य भी उससे अछूता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी वो ज़माना आएगा, शायद अगले 15-20 साल में, कि बिना लिखे लेखक एक उपन्यास लिख पाएगा या दे पाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो चीज़ों को लिख लेगा और अपना बिना कुछ कलम चलाए वो शायद एक पूरी कृति पैदा कर सकेगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल रही हैं और मेरा ये मानना है कि अभी साहित्य को इन चीज़ों से मुठभेड़ करनी है। अभी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी साहित्य उस तरह दखल नहीं दे पाया है जिस तरह दिया जाना चाहिए। जिस बिंदु पे सागर जी ने छोड़ा है, शैलेंद्र सागर जी ने, वो मैं चंद्रशेखर वर्मा जी से पूछूंगा क्योंकि उनका विषय है। लेकिन उससे पहले मैं रजनी जी से जो सवाल मैं चाहूँगा कि आप जो नारी जीवन है, जिस तरह से स्त्री का जीवन साहित्य में उजागर किया गया, आज की जो नारी है, जो आने वाली पीढ़ी है जिनकी बात आप कर रहे हो, आज मीडिया ही नहीं बल्कि समाज के हर क्षेत्र में स्त्री की जो स्थिति है वह उस रूप में नहीं रह गई है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारा जो विषय है, यह कहानी नहीं पुरानी, शायद वो कहानी पुरानी हो गई है। मैं इस पर आपका विचार जानना चाहूँगा कि आज के जो कथाकार हैं वो जब स्त्री को दर्ज करते हैं अपनी नायिका के रूप में, तो उनके सामने तो चूंकि तकनीक बदली, जिसकी बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हैं शैलेंद्र सागर जी, तो ये कहानीकार के सामने कितनी चुनौती है कि वो आज की स्त्री को उस रूप में दर्ज कर पाए जो उसकी आकांक्षाएं, जो उसकी विविधताएं हैं। बहुत ही मेरे मन का सवाल है और स्त्री होने के नाते उन तमाम विसंगतियों से जो मेरी पीढ़ी ने जिया है वो नई पीढ़ी भी उससे जूझ रही है। मैं 3 बातें कहूंगी इसमें जो मुझे लगता है कि किसी भी लड़की के लिए
अनिवार्यताएं हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। मेरे जमाने में निजता, आजादी और आत्मनिर्णय 3 मुद्दे थे कि स्त्री को निजता के लिए जूझना पड़ता था। वो कोई भी फैसला अपने तय लेती थी तो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल था। तो आजादी किस चिड़िया का नाम है, ये हमारे जमाने में समस्या थी। आज की जो लड़कियां हैं वो मुझे सबसे पॉजिटिव चीज है कि वो बहुत एम्पावर्ड हैं, और मैं बहुत ही खुशी खुशी अपनी नई पीढ़ी की लड़कियों को देखती हूँ कि वो मजबूत हैं। आजादी शब्द को सही मायनों में कितना जी रही है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आजादी कम से कम दिख रही है मुझे। और आत्मनिर्णय का हक बहुत पहले ले चुके हैं, 1 दशक पहले ले चुके हैं। लेकिन एक और मुद्दा है जो मैं शेयर कर रही हूँ, चूंकि मैं नई पीढ़ी से भी बहुत कनेक्टेड हूँ और बैंक में लगभग पिछले 10-15 साल से 20 साल से जो मैंने लंबी नौकरी की है, उसमें नई पीढ़ी की लड़कियां सबसे ज्यादा मेरे पास अपनी चुनौतियों और समस्याओं को लेके आती थी। तो परिवार संस्था अभी लोकतांत्रिक नहीं हुई है, ये एक मुद्दा है जो नए जमाने की लड़कियां भी जिससे जूझ रही हैं कि परिवार संस्था में लोकतंत्र सही मायने में अभी तक नहीं आ पाया। और हमारे साहित्य में, हमारे उपन्यासों में स्त्री जीवन के ये सारे पहलू लगभग सभी उपन्यासकारों ने दर्ज किए हैं। चाहे हम पुराने उपन्यासकारों को लें, ममता कालिया जी को या उषा प्रेमवदा जी को, और चाहे हम नई पीढ़ी की जो लेखिकाएं हैं उनके उपन्यासों को देखें, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंतर ये आया है। एक जो खुलापन की संस्कृति है जिसे बोल्डनेस कहा जाता है, दरअसल वो बोल्डनेस ना हो के उनका निजी निर्णय और निजी आजादी के का वो जो रूपांतरण है उसको आना चाहिए, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे उपन्यास दर्ज कर रहे हैं। आज बहुत मुश्किल नहीं, आज बहुत चौंकते नहीं है। एक जमाने में, आज से 5 साल पहले, गाँव में और कस्बों में लिव इन शब्द से बड़ा लोग नाक भौं से कोड़ते थे। तो अब जो मूल्य, जो मान्यताएं हैं वो काफी हद तक एक्सेप्टेड हो गई हैं, स्वीकार्य हो गई हैं हमारे साहित्य में भी। तो अब आने वाले समय में मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो नई लड़कियां हैं, जितनी तेजी से वो आगे बढ़ रही हैं, उतनी ही तेजी से उन्हें अपने जीवन में थोड़ा सा जरूरत है कि अराजकता से खुद को थोड़ा बचाएं, और परिवार संस्था को भी जरूरत है कि सही मायनों में लोकतंत्र को लाएं। ये दोनों चैलेंज हैं आज भी। वर्मा जी, ये जो अराजकता की बात कही गई है यही असली बिंदु है। शैलेंद्र सागर जी ने तकनीक के अराजक होने की बात लगभग कही है। मैं दुनिया भर में जो बदलाव हो रहे हैं तकनीक के स्तर पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस चुनौती की बात की गई है, उसके साथ सबसे बड़ा संकट जो विशेषज्ञों का है वह यह है कि वह मनुष्य की संवेदना कैसे पैदा करेंगे। सब कुछ किया जा सकता है, ये मशीन, वो वहाँ हमारे दूसरे स्टेज पर अभी गाना बज रहा है, कोई मशीन बिना तकनीक के वो वॉल्यूम कम नहीं कर सकती जब तक मैनुअल से उसको कम न किया जाए। उसको ये नहीं पता चल रहा है कि हम यहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं। यानी मनुष्य की जरूरत हर मशीन को पड़ने वाली है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो युवा पीढ़ी है, और वो जितनी तेजी से, खासकर मैं पिछले 5-10 सालों की बात करूं, क्योंकि तकनीक की दुनिया बहुत तेजी से बदली है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये किसी एक कंपनी का नारा नहीं रह गया है। तकनीक ने वास्तव में दुनिया को मुट्ठी में कर दिया है, और बच्चों के पास दुनिया भर की जानकारी है। हमारे पास जानकारी का स्रोत केवल समाचार पत्र हुआ करते थे। अब हर बच्चे के पास, यहाँ जितने भी बैठे हैं सबके पास मोबाइल होगा, हो सकता है कुछ देख भी रहे हों। तो क्या आज का कहानीकार हमारे इन युवाओं को सोशल मीडिया से अलग करने या सोशल मीडिया को साथ लेकर चलने, क्योंकि वहां बहुत कुछ है, वो एक समुद्र है जहां से उनको एक बुध मोती चुराना है, क्या वो चुरा पा रहा है? क्या कथाकार इस बात को समझ पा रहा है कि ये जो सोशल मीडिया की दुनिया पे हमारे युवा जिंदा हैं, उनकी चुनौतियां, उनकी समस्याएं, उनकी आवश्यकताएं क्या है? उनको रोटी की भी जरूरत है और उनको ज्ञान की भी जरूरत है। क्या इस दिशा में कुछ काम हो रहा है और आप लोग क्या सोच रहे हैं? जी, 2-3 पहलू हैं आपके प्रश्न के।
पहली बात आपने कही, जो पीछे से हमें पार्श्व में संगीत सुनाई पड़ रहा है, कोई तकनीक इसको कम नहीं कर सकती, लेकिन एक तकनीक हम सबके मस्तिष्क में है। ये मैं मनोवैज्ञानिक पहलू दे रहा हूं आपको कि अगर आप सोच लें कि आपको वो नहीं सुनना है और ये सुनना है, तो मस्तिष्क में आपके ऑटोमेटिकली उसकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है। दूसरी बात जो आपने कही कि जो सोशल मीडिया में खोया हुआ युवक है, उसके प्रति हमारी कथाकारों की क्या जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हम उन्हें अलग करें। वही सोशल मीडिया, वही मोबाइल फोन में आपके पास एक सेगमेंट है जहां पर आप जाके पढ़ भी सकते हैं उपन्यासों को, कहानियों को, और बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है, हम ऐसा साहित्य रचें जिससे युवा अपने आप को जोड़ सकें। अगर वो जोड़ लेंगे, देखिए संगीत भी बहुत तरह के हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत तरह का कंटेंट उपलब्ध है। बच्चे कौन सा कंटेंट चुन रहे हैं, इसमें दो पहलू हैं। एक, वो कंटेंट जो उनको परोसा जा रहा है, तो वो उसमें वो अपनी चॉइस नहीं ले रहे हैं और वही चुने, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उनको अच्छा कंटेंट परोसें। दूसरा यह है कि ये चीज उनको करने दी जाए थोड़ी देर। हर चीज की अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे उससे उनका भी मन भर जाएगा। और आजकल मन बड़ी जल्दी भी भरता है, कोई भी चीज बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। तो एक समय आता है जब आप एक चीज पे उलझ जाते हैं, कुछ समय उस पर बिताते हैं, लेकिन फिर वापस आते हैं। तो अगर हम लगातार अच्छा साहित्य, अच्छा कंटेंट देते रहेंगे तो वो उस पर वापस आएंगे। ये मेरा बहुत फर्म बिलीव है। अराजकता की जो आपने बात कही, अराजकता हो सकता है थोड़ा सा हार्श शब्द हो, लेकिन एक किस्म की आजादी तो मैंने देखी है इसमें। और इस अराजकता को आप किसी विजिबल जंजीर से नहीं रोक सकते। ये फिर वही बात की, ये मनोवैज्ञानिक जंजीर है जिसको आपको तोड़ना है। और इनको आजादी देने के बाद मैंने बताया कि मैं बहुत संवाद करता हूं, इनको जब आप आजादी दे देते हैं, इनको आप इनकी भाषा में, इनके थॉट प्रोसेस के अनुसार जब ढालते हैं, तब ये आपकी बात सुनना शुरू कर देते हैं। और मैं थोड़ा सा सौभाग्यशाली रहा हूं कि मेरी, चाहे वो कहानियां हो, चाहे वो मेरा उपन्यास हो, चाहे मेरी बातें हो, मेरी बातें सुनी जाती हैं। और इसका एक फायदा मुझे डायरेक्टली ये मिलता है कि मैं भी थोड़ा देर युवा बन जाता हूं उनके साथ, तो वो चीज रहती है मेरे साथ। चलिए, बहुत अच्छी बात। मैं एक सवाल तीनों से बारी बारी से उसका उत्तर जानना चाहूँगा। शैलेंद्र सागर जी से जानना चाहूँगा कि आज के जो युवा बैठे हैं, वो अगर किस्सा गोई या कथा लिखना चाहें, तो उनके लिए आप लोगों के पास क्या संदेश है या क्या सलीका है या क्या शिक्षा आप उनको देना चाहते हैं कि वो अगर चाहें तो कहानी लिख सकते हैं, और कहानियां क्यों लिखी जानी चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अगर आपको लिखना है तो आपको खूब पढ़ना है। जब तक आप खूब पढ़ेंगे नहीं, तब तक लिख भी नहीं पाएंगे। दिक्कत ये हो गई है कि अब पढ़ने का चलन धीरे धीरे कुछ कम हो रहा है, और अगर आप पढ़ने से दूर होते जाएंगे, तमाम तरह की पत्रिकाएं हैं, अब आपके पास सुविधाएं हैं, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास तरह तरह के गैजेट्स हैं, किंडल है, जिसमें आप सब तरह की चीज़ें पढ़ सकते हैं। हम लोगों के, जैसे कहा गया, हम लोगों के समय तो सब चीज़ें आपको, जैसे मैं ही एक छोटे से शहर में रहता था, किताब और मैगजीन लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था और कोई जगह नहीं थी आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास सुविधाएं हैं, तो आप खूब पढ़िए। और जब आप पढ़ेंगे तो, और पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसकी तह में घुसना, उसकी संवेदनशीलता से उसको ग्रहण करना अगर आप करेंगे, तो आपके अंदर खुद लिखने का एक मादा पैदा होगा। दूसरी चीज ये है कि संवेदनशील होना लेखक के लिए बहुत बड़ी चीज है। संवेदनशीलता, जो लेखक संवेदनशील नहीं है या जो व्यक्ति संवेदनशील नहीं है, वो लिख तो सकता ही नहीं। जब तक आप दूसरे का दुख नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने को उसकी स्थिति में रखकर
उस सिचुएशन को नहीं समझने की कोशिश करेंगे, उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी दशा में लिख नहीं सकते। तो दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये है कि आपके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि ये एक मैं समझता हूँ भगवान की दी हुई चीज़ है संवेदनशीलता। हो सकता है कुछ हद तक ये सही हो, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जैसे जैसे हम समाज में आगे रहते हैं, बढ़ते हैं, सामाजिकता एक दूसरे के साथ निभाते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संवेदनशीलता भी उसमें पैदा हो सकती है। रजनी जी, आप भी जवाब संक्षेप में दीजिएगा, क्योंकि शहीद भाई खड़े हो गए हैं। इससे पहले कि ये हम लोगों को जबरदस्ती उतारें, हमें और हमारे दूसरे अतिथि कुमार अभिषेक जी भी और शकील आजमी साहब, ये दोनों लोगों का संवाद होने वाला है वनवास पे जो आई है रचना शकील आजमी जी की, बहुत अच्छी सी। मैं चाहूंगा कि आप भी संक्षेप में जवाब दें और वर्मा जी भी जवाब दें। सहृदयता तो एक किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होता है, तो जो सहृदय होगा वो अपने आप लिखेगा। संवेदनशील मन बिना लिखे रह ही नहीं सकता। मैं नए जो लिखने वाले हैं उनको बस एक लाइन कहूंगी कि ऑब्जर्वर बनिए, जो अपने आसपास हो रहा है उसे बहुत ध्यान से देखिए और अपनी भाषा में लिखिए, किताबी भाषा में नहीं। और प्लीज इंग्लिश मत लिखिए, हिंदी अंग्रेजी मिला के मत लिखिए। कहते हैं बोरा भर लिखो और पौआ भर, बोरा भर पढ़ो और पौआ भर लिखो, बस इतना ही कहेंगे। वर्मा जी जी, मैं भी बात अपनी बहुत जल्दी कहता हूं। एक मेरी गजल के 2 शेर हैं कि घर में बचपन से देखी भरमार किताबों की, हर कमरे में थी चौथी दीवार किताबों की। इसका जो अगला शेर है वो ये है कि पढ़ने वाले लोग गलत थे या लिखने वाले, पढ़ने वाले लोग गलत थे या लिखने वाले, जो इतनी तादाद बढ़ी बेकार किताबों की। तो हो सकता है कि लिखने वालों की गलती हो सकता है पढ़ने वालों की गलती हो। दोनों के बीच में यदि संवाद बना रहेगा तो अच्छे साहित्य का सृजन होगा। लेखक को यह पता होना चाहिए कि उसका पाठक उससे क्या चाहता है। पाठक की तरह लिखिएगा तो आप अच्छा लिख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र सागर जी, रजनी गुप्त जी और चंद्रशेखर वर्मा जी, हमसे जुड़ने के लिए। कहानी और कहानीपन बचा रहे, कहानी तत्व जीवन में बचा रहे, आप लोगों की जिंदगी किस्सों की तरह से और सुखांत किस्सों की तरह से सुखद हो, इसी कामना के साथ अगले सत्र के लिए शकील आजमी जी और कुमार अभिषेक जी बहुत अच्छी गजलें सुनाएंगे, बहुत अच्छी गीतों की बात होगी। वनवास में राम का जो कथा तत्व है, रामायण के जितने भी पात्र हैं उन पर बहुत अच्छी नज़में गजलें लिखी हैं। जाइएगा नहीं, शहीद भाई हालांकि हैं तो इसलिए कोई जाएगा नहीं। धन्यवाद।